वेलकम इन विमर्स लर्निंग। हम लोग बजट देख रहे हैं और बजट का ये पार्ट 2 है। इसमें हम लोग इस साल का बजट देखेंगे, अंतरिम बजट। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े और वो कॉन्सेप्ट बहुत काम के हैं क्योंकि उसके बिना बजट पढ़ना सही नहीं रहता। बजट से आप ये मान के चलो कि 50% क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट वाले से पूछे जाते हैं, हमेशा ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पुराने वाले, और कुछ इस साल वाली जो योजनाएं होती वो पूछी जाती हैं। तो अब हम लोग इस साल का बजट के बारे में समझना शुरू करते हैं। देखो, हर बजट जो भी जिस साल का भी बजट आए उसके ये 4 कंपोनेंट होंगे। आप ऐसे समझ सकते हो, उस बजट को 4 हिस्सों में बांट सकते हो। ठीक है, कंपोनेंट मतलब 4 हिस्सों में बांट सकते हो। एक तो आय वाला हिस्सा होगा, एक व्यय वाला हिस्सा होगा, और तीसरा विजन। विजन मतलब कि सरकार का एम क्या है, सरकार क्या बनाना चाहती है, कहां पहुंचना चाहती है। जैसे इस साल का जो विजन है उसमें लिखा हुआ है 2047 तक विकसित भारत। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बजट का विजन बताओ। ठीक है, विजन मतलब तो समझ होगा सरकार क्या सोच रही है, कहां ले जाना चाहती है, किस दिशा में, और उस विजन को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं घोषित की जाती है। अच्छा, ये मैं बता चुका हूं, अंतरिम बजट है। अंतरिम बजट में सरकार कोशिश करती है, क्योंकि चुनाव आयोग के गाइडलाइन है कि आप कोई बड़ी योजना ना घोषित करो क्योंकि उससे चुनाव पे फर्क पड़ सकता है। इसलिए अंतरिम बजट में योजना घोषित की जा सकती है, लेकिन कोई बड़ी योजना नहीं घोषित की जाएगी क्योंकि इलेक्शन कमीशन प्रतिबंध लगा, उसने गाइडलाइन जारी कर रखी है कि अगर आप ऐसा करोगे तो जिसकी सरकार है वो तो क्या करे, चुनावी साल में खजाना खोल दे कि भाई ले जाओ सब, सबको, सबके खातों में इतना इतना पैसा, तो इलेक्शन में असर पड़ जाएगा। इसलिए चुनावी साल में कोई बड़ी घोषणा नहीं की जाती, एक याद रखना। इसलिए इस साल भी कोई बड़ी घोषणा नहीं है, तो हमारे बजट का जो डेटा है वो कम ही है पढ़ने वाला। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं ये 4 कंपोनेंट के हिसाब से, ये समझना नहीं, ये तो ऐसे ही याद रखना है कि ऐसे बजट पढ़ा जाता है। ठीक है, ये पूरा बजट ये ऐसे भी, ये भी एक चीज है, ये समझ लो पूरा बजट है इतना। ये भारत का वित्त मंत्रालय ही ये सब डायग्राम बना के देता है पूरा। ठीक है, ये और कोई नहीं बनाता है, वो तुरंत बजट वाले दिन सब आ जाता है। ये इधर आय लिखी हुई है, इधर व्यय है, लेकिन ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये जब आप पीडीएफ इसकी देखोगे, मैं भेज दूंगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए मैं बता दूंगा, टेलीग्राम लिंक, उस पे पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, ये जीएस भाई देवेंद्र सिंह, ये वाला है टेलीग्राम लिंक, देवेंद्र सिंह, उस पे। लेकिन मैं बता क्या रहा था कि ये समझना बड़ा आसान है। देखो, क्योंकि इसमें तरफ देखो, बजट का साइज लिखा हुआ है 47.66, 47.66 लाख करोड़। ये वाले फैक्ट पूछ लिए जाते हैं कि इस साल बजट कितना था, तो पूरे भारत का बजट ये है, एस्टिमेट एक साल का 47.66 लाख करोड़ का बजट है। अब उसमें आय कैसे आई, व्यय कैसे आई, ये डेटा, ये सबका नहीं याद रखना, किसने किससे कहां से आया, कितना पैसा लाख करोड़ में, याद रखना है बस। आपको एक चीज याद हो गई, बस हो गया काम। अब मैं अलग अलग से बताता हूं कि जो भारत सरकार ही बना के देती है, ये वाले डायग्राम, ये सबसे अच्छे डायग्राम होते हैं। देखो, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, दोनों में डायग्राम है। ऊपर लिखा हुआ है रुपी कम्स फ्रॉम, रुपया आता कहां से है। जो टोटल रुपया है उसको अगर आप 1 रुपया मान लो, जितना सरकार के पास आ रहा है 1 रुपया मान लो, तो 1 रुपये में कितना परसेंट कहां से आएगा। तो अब देखो, जो सरकार के पास आय का स्रोत है, तो हमें बस टॉप 3 याद रखने हैं सब में। आय के 3 सबसे बड़े स्रोत, ऐसे ही व्यय के 3 सबसे बड़े स्रोत। और पूरा डेटा ऐसे नहीं सबको रटते बैठो, ना तो आज तक कभी पूछा गया, ना कभी पूछा जाएगा, लेकिन हाँ, टॉप 3 सोर्स तो पता होने चाहिए। तो भारत सरकार की आय का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है उधारी, बोरोइंग। तो 1 रुपए में से 28% या 28 पैसे कहां से आ रहे हैं, उधारी से, जो भारत सरकार उधार ले रही है। और उधार मैंने अभी बताया पहले वाले पार्ट में, कहीं से भी लिया जा सकता है, किसी दूसरे देश की सरकार से, वर्ल्ड बैंक से, या अपने लोगों से ही। जैसे हम लोग जो पैसा जमा करते हैं बैंकों में, वही उधार ले सकती है सरकार। प्रोविडेंट फंड में पैसा रखते हैं, सेविंग जो हम लोग करते हैं, सरकार बैंकों से ले लेती है, फिर दे देती है। तो सरकार की सबसे बड़ी आय का स्रोत क्या है, उधारी। अब अच्छा सोचो, ये अगर पढ़ो ना तो आपको गेस लगाना पड़े, तो आप कहोगे यार सबसे बड़ी आय का स्रोत क्या होगा, कोई टैक्स ही होगा। ठीक है, जीएसटी होगा, ये होगा, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी आय का स्रोत क्या है, बोरोइंग। नंबर 2 पर देखो, नंबर 2 पे कौन आ रहा है, 19%। पिछले साल जीएसटी था, इस बार क्या आ गया, आयकर। आय का दूसरा बड़ा सोर्स कौन सा है, इनकम टैक्स। नंबर 3 पे है जीएसटी। नंबर 3 पे क्या है, जीएसटी। और ये आगे पीछे बहुत जल्दी भागते हैं। और नंबर 4 पर है निगम कर। ये लिख ही लेते हैं क्योंकि कभी कभी ये ऊपर आ जाता है, निगम कर, जो उद्योग पर, निगम कर, कॉर्पोरेशन टैक्स मतलब निगम पर लगाया जाता है, फैक्ट्री पर, उद्योग, आप कोई बिजनेस कर रहे हो उस पर टैक्स लगता है। तो ये भारत सरकार के आय के 4 सबसे बड़े स्रोत हो गए। बस यही याद रखना है कि 1 2 3 परसेंटेज भी ना याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है,
नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे। ऐसे क्वेश्चन ये बहुत पूछा था, या इस बार साल देखना कितनी बार कितने एग्जाम में पूछा जाए ये क्वेश्चन। चारों टैक्स दे देंगे, कहेंगे इसमें से भारत सरकार का सबसे बड़ा टैक्स कौन सा है, सबसे बड़ा आयकर कर कौन सा है। तो इस बार क्या लगाना है सब पे, इनकम टैक्स। इस बार जीएसटी नहीं लगाना है, जिस साल जीएसटी आ जाएगा उस साल जीएसटी लगाना है, सबसे बड़ा कर। ठीक है, तो ये इनकम का सोर्स हो गया। सेम चीज ये हिंदी में लिखा हुआ है, वही चीज है सब, कोई कुछ अलग नहीं है। दो उधार और अन्य देयताएं जो है 28% है, ये हिंदी में है। आयकर 19% हो गया, और तीसरा क्या था, जीएसटी यहाँ पे हो गया 18% जो मिल रहा है पूरे में, और 17% कॉर्पोरेशन टैक्स। ये आय का स्रोत हो गया। इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो मान लो कि सिर्फ इनकम से बड़े अच्छे बन जाते हैं। आय के स्रोत क्या क्या है, और लाख करोड़ कभी रटना नहीं है, बस बजट का साइज देखना है, हमें पता होना। अब बात आती है रुपया जाता कहां है। आय के सबसे बड़े स्रोत और व्यय के सबसे बड़े स्रोत। अब देखो, व्यय में भी भारत सरकार को जो सबसे बड़ा व्यय होता है वो होता है इंटरेस्ट पेमेंट। जो हम ब्याज अदा कर रहे हैं, ब्याज अदायगी, जब इतना ले रखा है, आय का इतना बड़ा स्रोत है, लोन ले रखा है, तो सबसे ज्यादा पैसा भी तो जाएगा ब्याज देने में। तो नेचुरल है, ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया होगा, भारत सरकार का व्यय का सबसे बड़ा स्रोत। और ऑप्शन पता है कैसे दिए जाते हैं, रक्षा, शिक्षा, चिकित्सा या ब्याज अदायगी। कि भारत और लोगों को लगेगा नहीं, भारत सरकार रक्षा क्षेत्र में बहुत पैसा खर्च कर रही है ना, डिफेंस पे या उस पे, वो बहुत कम है, वो सब पीछे। सबसे बड़ा सोर्स क्या है, ब्याज अदायगी, जो हम दे रहे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट अदा कर रहे हैं, दूसरे को दे रहे हैं, क्योंकि खर्चा हो रहा है ना। इस बार बस ऐसा हुआ है, जब एक खर्चा इसके बराबर पहुंच गया है, और वो 20%, दूसरा कहां गया, कहां गया, ये वाला जो राज्यों का शेयर है, यूपी, बिहार, इन राज्यों का जो फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है ना। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में वित्त आयोग पढ़ते हैं, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में जो बनता है, उसका काम होता है ना केंद्र और राज्य के बीच में पैसे का बंटवारा करवाना, सेंटर स्टेट के बीच में पैसे का डिवीजन करवाना। तो वो पैसा बंटवा देता है, क्योंकि सब पैसा तो केंद्र सरकार का है नहीं, ठीक है, कलेक्ट करती है, जैसे जीएसटी, सब जीएसटी पे राज्यों का भी है, तो बंटवा देती है। तो 20% पैसा वो 1 रुपए में 20 पैसा क्या कर देगी, राज्यों में बंटवा देगी, बांट दिया जाता है। तो दूसरा सोर्स हो गया। तीसरे नंबर पर क्या आएगा, कौन सा परसेंटेज है, ये वाला, केंद्र सरकार की सेंटर सेक्टर स्कीम्स, केंद्र सरकार की योजनाएं। अब इसमें क्या है, केंद्र सरकार जो भी योजना शुरू करे, पता है योजनाएं 2 तरीके की, देखो योजना मुझे अब यहाँ पे याद आ गई, अगर याद रहे तो बढ़िया चीज है, ये अलग चीज है। कुछ योजना होती हैं, उनको कहा जाता है सेंटर, दिख रहा है, हाँ, सेक्टर स्कीम्स, और कुछ होती हैं सेंटर, ये सी है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर का मतलब है स्कीम, स्पॉन्सर का मतलब यहां पर सरकार, केंद्र सरकार पूरा पैसा नहीं देगी, कुछ पैसा देगी। जो सेंटर, ये पूरी केंद्र सरकार की योजना है, पूरी तरीके से। जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको कि भारत सरकार जो जैसे वृद्धा पेंशन दे रही है, विधवा पेंशन दे रही है, ठीक है, ये पूरी केंद्र सरकार की योजना है। लेकिन जो आवास बनाए जा रहे हैं ना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सबके आवास बनाए, वो केंद्र सरकार की योजना नहीं, उसमें राज्य सरकार भी अपना हिस्सा डालती है। ऐसे होता है, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है, 60-40 का रेशियो होता है, ठीक है, और 90-10, ऐसे ये रेशियो कितनी बार पूछा गया होगा कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें 60 रुपया तो राज्य देगा, अगर 100 रुपया देना है किसी लाभार्थी को, मतलब घर बनाने के लिए 100 रुपया देना है, तो 60 रुपया देगी राज्य सरकार और 40 रुपया केंद्र सरकार देगी, ठीक है। और अगर वहीं पर नॉर्थ ईस्ट वाला है, नॉर्थ ईस्ट या पहाड़ी राज्य हैं जहां पर जिनकी आय के स्रोत कम है, जिनको विशेष दर्जा मिला, मतलब थोड़ा गरीब राज्य है, हालांकि सब पहाड़ के राज्य हैं, उनमें 90-10 होता है, 90 केंद्र सरकार देगी, 10% बस उस राज्य सरकार को देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ज्यादातर योजनाएं ये वाली हैं जो हम जानते हैं। यहाँ पर ये जो असिस्टेंस वाली योजना, सहायता वाली, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन ना, ये वाली केंद्र सरकार की योजना है ऐसे। तो ये खर्चा हो गया नंबर 3 पे, ऐसा, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, व्यय के स्रोत हो गए। देखो फिर से वही चीज, ये हिंदी में डायग्राम हो जाएगा, ब्याज अदायगी नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे कहाँ गया, 20% और था हमारा, ये वाला राज्य और में केंद्र, राज्यों का हक जो है उसमें नंबर 1 पे ब्याज अदायगी थी। तो ये व्यय के स्रोत हो गए सबसे बड़े। अब अगली चीज आते हैं हम लोग, ये देखो यहां पर ये इस साल के बजट का खर्चा है, ठीक है। इसमें बस 2-3 चीजें कभी कभार पूछ ली जाती हैं बस, इसलिए ये डेटा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। जैसे
इस साल के बजट में, अंतरिम बजट में सबसे ज्यादा पैसा किस मंत्रालय को एलोकेट किया गया है? कौन सा मंत्रालय है? रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, अलग से ये पूछा जाता है कि किस मंत्रालय को इस बार सबसे ज्यादा पैसा दिया गया। तो उनको कितना 6.2 लाख करोड़, 6.2 लाख करोड़ रुपया भारत के रक्षा मंत्रालय, मतलब जो मंत्रालयों में सबसे ज्यादा पैसा पाता है वो क्या है? रक्षा मंत्रालय। बस इतना याद रखना है, और कोई काम के नहीं है इनमें सब में, कोई कभी लाख करोड़ नहीं रटने। टॉप मिनिस्ट्री बस आपको याद रखनी है, उसको कितना पैसा मिल रहा है, वो बस इंटरेस्ट के लिए है। अगर याद रहे तो कोई बात नहीं, एक आध याद हो जाए, ठीक है। हाँ, तीसरी चीज, अब देखो यहाँ पर योजनाओं की बात है। ये योजना जो है बड़ी, कुछ एक दो ऐसी योजना है जो बड़ी फेमस योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में पूछा गया। और खासकर सिर्फ इस योजना के लिए मैं बता रहा हूं क्योंकि 99% टाइम नरेगा ही पूछी गई है। जब पूछी गई है कि उस साल नरेगा के लिए आवंटन कितना किया गया, तो ये 86,000 करोड़ रुपया दिया गया 24 से 25 के लिए, जबकि 23 से 24 में 60,000 करोड़ था। तो उसको एस्टिमेट देखो इसमें बढ़ाया गया। मतलब क्या करेगी, इससे देखो पता चल जाएगा सरकार इस साल जो ग्रामीण रोजगार है उस पर थोड़ा खर्चा ज्यादा करने जा रही है, क्योंकि उनको पता चल रहा है कि रोजगार की समस्याएं हो रही, तो ग्रामीण रोजगार में पैसा बढ़ाया गया है 60 से। और ये छोटी मोटी वृद्धि नहीं है, ठीक ठाक वृद्धि है। इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि नरेगा में 60 से कितना कर दिया गया, 86,000 करोड़ बजट वर्ष में खर्चा किया जाएगा। आयुष्मान भारत में 7200 करोड़ था तो 7500 करोड़ कर दिया गया। ये कोई महंगाई एडजस्ट कर दोगे तो कोई खास बढ़ोतरी नहीं होती है ना, ये सरकार की हेल्थ वाली जो सबसे बड़ी योजना है। तो यही दो बड़ी योजनाएं हैं, और तो इन योजनाओं के बारे में देखना नहीं है। सोलर पावर पे खर्च करेगी, ग्रीन हाइड्रोजन अलग से अभी अब बाद में आएगा ही। हाँ नहीं, इसमें भी नहीं है डेवलपमेंट, ये सेमी कंडक्टर के लिए अलग योजनाएं हैं भारत सरकार की। जो पता है, देखो भारत सरकार भी क्या कर रही है, हालांकि इस बजट में कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि सेमी कंडक्टर बनाने पे बहुत फोकस कर रही है। और इस बार भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत हुई है, बहुत मोबाइल भारत से सेल हुए दूसरे देशों में, ठीक है। तो अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग और ये सब जो फोन वोन तब तक नहीं बन सकते जब तक सेमी कंडक्टर्स यहाँ पर ना हो। अभी तक भारत सेमी कंडक्टर खरीदता है सब, ठीक है। कंप्यूटर बनाने के लिए सेमीकंडक्टर की जरूरत, हर चीज के लिए सेमीकंडक्टर की जरूरत, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनानी है आपको कोई भी चीज, तो भारत क्या है, सेमीकंडक्टर पे फोकस कर रहा है। गुजरात का में जो अभी सम्मेलन हुआ था, वाइब्रेंट गुजरात, ठीक है, उसमें सेमीकंडक्टर, वहां पे एक गिफ्ट सिटी बनाया है ना, गिफ्ट सिटी, जहाँ पे बिजनेस में जो होंगे दुनिया के, वहां पे हेडक्वार्टर अपना बनाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, वहां पर स्पेशल पैकेज दिया गया सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज, इससे अमाउंट नहीं पूछने वाले कभी भी, लेकिन ये याद रखना है कि हाँ, सेमीकंडक्टर भारत सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। अब देखो इसमें दो पॉइंट आ जाते हैं बस, कि ये क्या है, इसमें ये इस साल का विजन है, विजन डॉक्यूमेंट, ठीक है। विजन डॉक्यूमेंट क्या कह रहा है, देखो कि उद्देश्य क्या है। पहले एक तो हमें उद्देश्य याद रखना है बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। उद्देश्य क्या है, डेवलप्ड इंडिया @ 2047, ठीक है। 2047 तक भारत, विकसित भारत, 2047 तक विकसित भारत, ये उद्देश्य है। इस उद्देश्य को पाने के लिए इन्होंने तरीका एक बताया, यही वाला सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये तो स्लोगन पता है सरकार का, ये इनका तरीका है। लेकिन ये विजन स्टेटमेंट है। कभी कभार देखो हर साल क्या हो जाता है, विजन स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है कि इस साल का बजट का स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, प्रॉस्परस भारत इन हार्मनी विद नेचर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, ठीक है। ये है प्रकृति के साथ सामंजस्य, आधुनिक बुनियादी ढांचे और सभी के लिए अवसरों से समृद्ध भारत, ये इस साल का विजन स्टेटमेंट है बजट का, ठीक है। तो बजट का स्टेटमेंट, जैसे ये वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, थीम क्या है, किसी मीटिंग की थीम क्या हो, तो वैसा वाला क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट याद हो जाए तो बढ़िया, और इसमें कुछ नहीं याद करना, ये डेवलप्ड इंडिया। अब आते हैं हम लोग, देखो ये फोकस एरिया, ये बस नाम पूछे जा सकते हैं, और इसी में कुछ योजनाओं के नाम मैं बता रहा हूं, ठीक है। जैसे 4 फोकस एरिया हैं, एक तो है किसान, एक तो नारी शक्ति, ये तो हर बार हो ही रही है, नारी शक्ति, ठीक है। और 2 हमारे अगले वाले में है, एक है युवा, देखो गरीब कल्याण, और दूसरा है युवा। क्या है, गरीब कल्याण। और ये वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि इस साल के बजट के युवा शक्ति की 4 पिलर, 4 स्तंभ कौन से हैं। बजट
इन 4 स्तंभों पर आधारित है इस साल का। तो विशेष फोकस एरिया किसको किसको है? ये है किसान, नारी शक्ति, गरीब कल्याण और चौथा क्या है? युवा। ये 4 फोकस एरिया। अब इसमें कुछ योजनाओं के नाम आ गए, हालांकि कुछ बड़ी योजना कोई अनाउंस नहीं, तो पुरानी योजनाओं के नाम ही हैं। बस इसमें बस देखना है कौन सी हर फील्ड में क्या कोई बड़ी योजना चल रही है, वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे पहली बात है किसान। किसानों के मामले में 2 बड़ी योजनाएं चल रही, सबको पता है कि एक तो प्रधानमंत्री किसान योजना, ये तो पता है सबको, क्या दिया जाता है? जो किसान है उनको 2000 रुपए हर महीने नहीं है, ठीक है, 4 महीने में, ठीक है, 4 महीने में 2000, इसलिए तो 6 महीना हो पाए, 6000 हो जाएगा, 2000 क्वार्टरली, ठीक है, तो एक साल में 6000 रुपए देना, ठीक है। तो वो इस योजना का नाम क्या है? पीएम किसान। और ये देखो डेटा है, 11.8 करोड़ किसानों को ये पैसा दिया, बड़ा डेटा है ये वाला, ठीक है, पीएम किसान, जो किसानों के लिए। दूसरी योजना है पीएम फसल बीमा योजना, जो फसल नष्ट हो जाती है उसके लिए बीमा योजना। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना से लाभ हुआ। बस ये 2 योजनाएं हमें याद रखनी है किसानों से संबंधित। अब आते हैं महिला शक्ति पे। महिला शक्ति में इन्होंने बोला कि हमने 30 करोड़ जो मुद्रा लोन है वो किसको दिया है? महिलाओं को दिया है। मुद्रा लोन बहुत काम का। मुद्रा लोन किस लिए? हाँ, मुद्रा लोन किस लिए है? हाँ, किसके लिए? मुद्रा लोन ये है माइक्रो यूनिट, जो लघु उद्योग होते हैं, लघु उद्योग, छोटे उद्योग जो हैं, उनमें उनको लोन देना है 10 लाख तक का। 10 लाख अधिकतम है, या 10 लाख या उससे कम तक का। उसके लिए ये योजना शुरू की गई, पीएम मुद्रा योजना जिसको बोलते हैं। ये बहुत पुरानी योजना है और बड़ी योजना सरकार की है, पीएम मुद्रा योजना। इसमें अप टू 10 लाख लोन दिया जाता है, और इसमें इसकी 3 कैटेगरी होती हैं। शिशु, किशोर और तरुण। किशोर और तरुण। शिशु में जो सबसे छोटा लोन है 50,000 तक का, और इसमें 50,000 से 5 लाख तक का है, और इसमें 5 से 10 लाख तक का। तरुण मतलब सबसे बड़ा लोन है। तो ये कैटेगरी बहुत बार पूछी गई है, पीएम मुद्रा में 3 कौन सी कैटेगरी है, ठीक है। और बस इसमें बताया गया कि हमने महिलाओं को बहुत लोन दिया है, और कुछ भी नहीं लिखना है इसमें, ठीक है। ये इस बार का थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन बनता जाके है ये वाला, बहुत अच्छा, कि 1 लाख भारत में एक वर्ड देखो यहाँ पर लिखा हुआ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं, महिलाओं के संघ बना दिए जाते हैं, और उनको फिर कोई लोन दे दिया जाता है कि कोई काम शुरू कर लो आप, सिलाई कढ़ाई बुनाई, जानवर पाल लो, बकरी पाल लो, ऐसे वाले स्वयं सहायता समूह बोलते हैं इनको। तो स्वयं सहायता समूह के द्वारा महिलाओं को आगे बढ़ाना है। तो पिछली बार सरकार का टारगेट था कि हम क्या करेंगे, 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाएंगे, उसमें भी 1 करोड़ और जोड़ दिया गया, तो 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। इसको नाम ही दिया ना, लखपति दीदी बनाना। मध्य प्रदेश में योजना लॉन्च हुई थी, बीजेपी ने, शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च की थी, वही नाम ले लिया गया, लखपति दीदी बनाने का। तो 1 करोड़ लखपति दीदी बनाना, ये अच्छा एक बड़ा टारगेट सेट किया गया है, ठीक है। स्वयं सहायता समूहों के द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। ये महिलाओं के लिए किया गया। अगली चीज क्या आती है? गरीब कल्याण। गरीब कल्याण के लिए बस देखो लिखा हुआ है, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बहुत लोगों को दिया गया, जो मतलब वही जो आश्रय में दिया जाता है, विकलांग पेंशन, ये पेंशन वो पेंशन, उसमें दिया जाता है, वो काम की नहीं। हाँ, लेकिन ये योजना काम की है, बहुत बड़ी योजना, और ये पूछी भी खूब गई है। पीएम स्वनिधि योजना कौन सी है? जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स मतलब जो सड़कों के किनारे इधर उधर ठेले लगाते हैं, उन स्ट्रीट वेंडर्स का रजिस्ट्रेशन किया गया था, ठीक है, सबका, और उनके लिए योजना लॉन्च की गई थी, स्वनिधि, ठीक है। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो ऐसे 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को लोन दिया गया है, सरकार ने बताया। योजना नाम याद रखना है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, जो रेडी वाले लोग होते हैं, उनके लिए भारत सरकार की कौन सी योजना है? स्वनिधि नाम भी याद रखना है, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना, ठीक है, ये उनके लिए बनाई गई है। एम्पावरिंग द यूथ, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है, इसमें सरकार ने पिछले साल ही एक बड़ी योजना शुरू की थी, एक तो जिसका नाम है पीएम श्री, स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। पीएम श्री का मतलब क्या है, ये योजना याद रखनी है। पीएम श्री योजना जो है, इसका मतलब है स्कूल्स, एसएच का मतलब स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, राइजिंग मतलब आगे बढ़ाने के लिए। तो इसमें क्या करना है, स्कूलों का
रीऑर्गेनाइजेशन करना है। जो भारत में जो स्कूल होंगे, ठीक है, ये योजना जो है पीएम श्री, ये भारत में स्कूलों का कायाकल्प करेगी पूरी। ठीक है, इसमें स्कूलों में डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने हैं, जो छोटे-छोटे सभी स्कूलों में जो प्राइमरी इवन स्कूल्स हैं, वहाँ पर जो नई सरकार ने अभी कुछ टाइम पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी ना, नई शिक्षा नीति 2020 वाली, ये तो पढ़ा होगा, बहुत पहले पढ़ा था कि नई शिक्षा नीति सरकार ने लागू की है। तो उस शिक्षा नीति के माध्यम से ही सब बदलाव करने हैं धीरे-धीरे विद्यालयों में। टीचर्स की ट्रेनिंग कैसे दी जाए, ठीक है? बच्चों का असेसमेंट कैसे किया जाए, मूल्यांकन कैसे किया जाए। तो इस सब के लिए एक बड़ी योजना है पीएम श्री योजना, ठीक है? और उसका बजट दिया हुआ है कितना क्या। और फिर लिखा है यूथ के लिए हमने वही मुद्रा योजना, तो सबके लिए ही है। सरकार ने इसमें एक अच्छा आंकड़ा दिया जो इस बार मुझे लगता है कि वो पूछा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आंकड़ा देखो क्या दिया है सरकार ने। हालांकि सरकार अपनी तारीफ करेगी, तो वो तारीफ में आंकड़ा दिया गया है कि जब बीजेपी की सरकार बनी थी 2014 में, तो आईआईटी थे 16, अब 2023 में आईआईटी हो गए 23। ये डेटा बड़ा अच्छा दिया है, पूछने वाला, एग्जाम के क्वेश्चन बनने वाला। 16 से 23। एम्स थे 7, एम्स कितने कर हो गए 2023 में? 22। 7 से बढ़कर 22। और विश्वविद्यालय थे 723, अब हो गए 1113 2023 में। तो सरकार ने ये डेटा दिया है दिखाने के लिए कि हमने शिक्षा के लिए क्या काम किया है युवाओं के लिए। हुआ हो ना हुआ वो अलग बात है, लेकिन ये डेटा बहुत काम का है। कितने थे और अब कितने हैं, कितनी वृद्धि हुई है, कितने आईआईटी हो गए, कितने एम्स हो गए, कितनी यूनिवर्सिटीज हो गई। ठीक है, ये इनका डेटा हो गया। इसके बाद देखो, अब जो उद्देश्य था विकसित भारत का, उसको पाने के लिए क्या क्या करना है, तो उसमें कुछ ये इन्होंने बताए हैं कि हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे, कैसे हम वहां तक पहुंचेंगे विकसित भारत तक। तो उसमें कुछ बड़ी बड़ी जो बातें, जो योजनाएं सरकार चला रही है, उन्हीं के नए टारगेट सेट किए गए, तभी तो हम 2047 तक क्या हो पाएंगे, विकसित भारत। 2047 क्यों तय किया गया है? क्योंकि आजादी के 100 साल पूरे होंगे ना, ये अमृत काल चल रहा है। अमृत काल 2022 से 2047 का टाइम क्या है? अमृत काल, 25 साल का टाइम, नाम दिया गया अमृत काल। उसमें हमें विकसित होना है। ये तो पता है भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, भारत से आगे सिर्फ कौन है? अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान, बस 4 आगे हैं। अब मेरे भारत ने इंग्लैंड को पीछे किया है पिछले साल 2023 में, इंग्लैंड को पीछे करके भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है दुनिया की। और 2047 तक का बड़ा लक्ष्य है ये, विकसित भारत बनना है। तो इसमें देखो कुछ बड़े बड़े उद्देश्य हमें जो हासिल करने हैं, वो क्या है? ये तो क्वेश्चन कितनी बार पूछा, क्योंकि 2015 में जब पेरिस सम्मेलन हुआ था, जलवायु सम्मेलन, उसमें मोदी जी ने अनाउंस किया था। उस टाइम से ये चल रहा है कि हम 2070 तक, और ये अभी भी बहुत पूछा जाता है कि हम 2070 तक भारत को नेट जीरो देश बना देंगे। मतलब नेट जीरो का मतलब सिर्फ भारत में क्लीन एनर्जी होगी, स्वच्छ ऊर्जा। स्वच्छ ऊर्जा मतलब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये वाली ऊर्जा। हम थर्मल एनर्जी, कोयले वोले प्रदूषित ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ग्रीन हाउस एमिशन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, वो बिल्कुल जीरो। लेकिन ईयर याद रखना है 2070, लंबा उद्देश्य है। ठीक है, इसी साल की योजना में इसमें, अच्छा इसको पूरा कैसे करना है, इसमें एक चीज ये भी बड़ी अच्छी चीज है जो इस बार टारगेट, पता है भारत का परमाणु बोल रहा हूँ, तो पर्यावरण की योजनाओं में जो प्रदर्शन है वो ठीक ठाक माना जाता है। और सिर्फ भारत, यहाँ पे नहीं, दुनिया में लोग तारीफ करते हैं कि इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी और इतना गरीबी होने के बाद भी भारत जो है क्लाइमेट पे काम करता है, ठीक ठाक काम करता है। सौर इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत ने बनाया था। ठीक है, सौर जो समूह है, गुड़गांव में हेडक्वार्टर है, तो सौर ऊर्जा पे बहुत जोर देता है भारत। अब देखो इसमें इस बार दिया है, ये टारगेट भी अच्छा है कि हम क्या करें, इस बार क्या किया जाएगा, 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे पर मंथ। लेकिन अब देंगे कैसे, ये सोचो, ये जुगाड़ बढ़िया सोचा है, जो अभी तो दे तो पाएंगे, लेकिन टारगेट बढ़िया है। 300 यूनिट फ्री बहुत होता है, लेकिन देंगे कैसे? रूफटॉप सोलराइजेशन, 1 करोड़ घरों के ऊपर हम सरकार क्या करेगी, सोलर पैनल लगाएगी और उनसे उनको 300 यूनिट पर मंथ फ्री बिजली दी जाएगी। ये बढ़िया उद्देश्य है, बड़ा उद्देश्य, इसी को पूरा करने के लिए। ठीक है, ये टारगेट याद रखना है 1 करोड़ लोगों को, लेकिन क्या है, सोलर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे, उनसे देना है। और यूनिट याद रखना है, कितनी यूनिट दी जाएगी, फ्री यूनिट। ठीक है, ये वाला हो गया। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल तो चल ही रहे हैं, ये सब चल रहा है। न्यू स्कीम फॉर बायो मैन्युफैक्चरिंग, ये भी चल रहा है।
प्रधानमंत्री, ये तो सरकार ने बस अपना डेटा दिखाने के लिए दिया है, कोई वो नहीं कि सरकार कह रही कि हमने जो उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर देती है, उसमें हमने 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को क्या दे दिया है, एलपीजी सिलेंडर दे दिया है। ये आंकड़ा दे दिया सरकार ने इसमें, ठीक है। और उजाला योजना में एलईडी बल्ब दे दिए हैं। योजनाएं के नाम याद रखने हैं, ये उज्ज्वला योजना है एलपीजी सिलेंडर वाली, ये उजाला योजना है एलईडी बल्ब वाली, ठीक है। पता चला उज्ज्वला उजाला में कंफ्यूजन कर दो, गड़बड़ हो जाए उस चीज में से, ठीक। अगली चीज देखो, दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर पे है गति, ये का तो नाम ही याद रखना है, बस खाली नाम नाम याद रखो, हर चीज इसी से जुड़ी है। गति शक्ति, ये भारत सरकार की अवसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी योजना है। जितनी भी योजनाएं चल रही थी भारत की, उन सबको एक में जोड़ दिया गया और उनको नाम क्या दिया गया, पीएम गति शक्ति योजना। हाईवे बनाना, रेलवे बनाना, बंदरगाह बनाना, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की योजनाओं का एक नाम है गति शक्ति मिशन, प्रधानमंत्री गति शक्ति मिशन, ठीक है। और इस पे बोला गया कि हम ये कॉरिडोर बना रहे हैं इसमें। अच्छा, एयर भारत में एक, ये 2014 में जब मोदी जी आए थे तब उन्होंने योजना शुरू की थी, पीएम उड़ान। उड़ान का मतलब था छोटे छोटे एयरपोर्ट बनाना है, एयर कनेक्टिविटी पूरे भारत। उड़े देश का आम नागरिक इसका नाम था, UDAN, उड़े देश का आम नागरिक। नाम बड़ा सही देते हैं मोदी जी, हाँ। तो ये पीएम उड़ान योजना, एयरपोर्ट्स को, छोटे छोटे एयरपोर्ट बनाने, महंगे वाले नहीं बनाने हैं उनको, छोटे छोटे एयरपोर्ट बनाने हैं, उनको उससे उनको कनेक्ट कर देना, ठीक है। ये योजना थी। ये वाला हो गया, तो उसी का डेटा दिया गया कि पैसा कितना खर्च कर रहे हैं, फिर से पैसा हमारे लिए काम का नहीं है इनका। अगली चीज है देखो, ये क्या आ गया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम है। ये जीवन ज्योति योजना जो सरकार ने लॉन्च की थी, कि हम कैसे कैसे सरकार में जो हमारे शिक्षा में लोगों का एनरोलमेंट बढ़ाएंगे, जीवन ज्योति योजना, उसका लक्ष्य दिया हुआ। ये भी हमारे हिसाब से काम करनी। हाँ, हेल्थ में देखो कितनी इंपॉर्टेंट घोषणा हुई, और आज के टाइम पे ये न्यूज में भी बहुत बन गई। सरकार ने ये बोला है कि वो 9 से 14 साल की जो गर्ल्स, ये एज ग्रुप याद रखना है सबको, 9 से 14 साल का, सर्विकल कैंसर जो होता है, सर्विकल जो फीमेल्स को कैंसर हो जाता है, प्रजनन रिप्रोडक्शन और ऑर्गन्स में जो कैंसर हो जाता है उनको, ठीक है, उसके लिए फ्री वैक्सीनेशन देगी सरकार। और अभी लोगों को पता होगा जो जिस दिन बजट लॉन्च हुआ उसी के अगले दिन नाटक हो गया, एक फेक न्यूज चली कि पूनम पांडे की डेथ हो गई। पूनम पांडे एक्ट्रेस, उसने बस इसका प्रचार करने के लिए वो स्टंट खेल दिया कि उसकी मैनेजर ने रेज कर दिया, उसकी डेथ हो गई, फेक न्यूज। फिर पता चला नहीं कि डेथ नहीं हुई, उसने खाली लोगों को जागरूक करने, क्योंकि थोड़ा सेलिब्रिटी लोग जानते हैं तो लोग सर्च करेंगे भाई सर्विकल कैंसर क्या है, ठीक है। तो ये वैसे भी न्यूज में अब आ चुका है, तो पता है एज ग्रुप याद रखना है, और सरकार जो क्या करेगी, इनको फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेगी। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण, ये देखो बच्चों के अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए जो योजनाएं हैं भारत सरकार की। आंगनवाड़ी पता ही है, पोषण योजना है जहां पे जिसमें मिड डे मील और ये सब चीजें दी जाती हैं, ठीक है, सरकार का। जैसे सरकार अपने पास में एक साइट शुरू की गई थी कोविड के टाइम पे, कोविन में रजिस्टर करना पड़ता था कोविड के लिए, ऐसे यूविन है। यू का मतलब है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, मतलब जो लोगों के बच्चों के टीके लगते हैं, टीके पता है सबको, बहुत तरीके के, सरकार 12 तरीके के टीके लगाती है बच्चों को। मिशन इंद्रधनुष के अंदर, क्या नाम है इसका, मिशन इंद्रधनुष के अंदर। और जो धनुष, और जो प्लेटफॉर्म डेवलप किया है ऑनलाइन, मतलब आप ऑनलाइन देख सकते हो, चेक कर सकते हो कब कब लगने हैं टीके, उसको नाम मिला यूविन। यू मतलब होता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, यूनिवर्सल मतलब सभी का, सभी बच्चों का, इम्यूनाइजेशन का मतलब टीकाकरण, ठीक है, तो वो नाम इसको मिला है। आयुष्मान भारत वो लिख चुके हैं हम लोग योजना, बस नाम अलग से देखना नहीं है आयुष्मान भारत का हमारे पास में। अब आ जाते हैं हम लोग हाउसिंग पे। प्रधानमंत्री आवास योजना डेटा हमारे लिए कोई काम का नहीं है। टूरिज्म डेवलप करेंगे, और सबसे अच्छी बात देखो, इस बार के बजट में ही लक्षद्वीप को डाल दिया गया कि फोकस स्पेशल हम किस पे करेंगे, लक्षद्वीप ने मालदीव ने पंगा ले लिया, तो अलग से बजट में फोकस डाल दिया गया, ठीक है, कि हम क्या है, ऐसे जो भारत के प्लेसेस जो है जो टूरिज्म में विकसित हो सकते हैं, उसमें लक्षद्वीप को अलग से जोड़ दिया गया, विकसित किया जाएगा। कोई अलग योजना लॉन्च नहीं हुई है, बस याद रखना है। इनकरेज लिखा था, स्टेट विल इनकरेज, ऐसे जगहों को सरकार क्या करेगी, प्रोत्साहन देगी, ठीक है, क्योंकि अंतरिम बजट है, पता है अंतरिम बजट में कोई बड़ी स्कीम तो ऐसे लॉन्च करनी नहीं है, तो पुरानी स्कीमों के ही टारगेट और ये सब सेट किए गए हैं। देखो
नैनो डीएपी देखो सरकार क्या करती है, ये देखो एग्रीकल्चर में एक बढ़िया काम की चीज है। नैनो डीएपी जो डायमोनियम फॉस्फेट है, भारत के सभी एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में अब दी जाएगी सर, सब्सिडी सहायता पे। अब ये सबसे बड़ी चीज है। एग्रोक्लाइमेटिक जोन कितने हैं बताइए? पूरे इंडिया में, पूरे भारत को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। एग्रो क्लाइमेटिक मतलब क्लाइमेट के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से क्षेत्र बांट दिए गए पूरे भारत में, कि चलो यहाँ की जलवायु एक जैसी है तो इसको एक जोन माना जाए, इसके लिए अलग नीतियां बननी चाहिए, अलग सरकार पैसा खर्च करे। अब ऐसा थोड़ी ना यूपी की जलवायु जो है वो केरल की जलवायु होगी, तो यूपी में है वो असम में होगा तो उनकी जलवायु, तो ऐसे पूरे भारत को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया। ये तो फैक्ट पता नहीं कितनी बार ऐसे जनरल जनरल में पूछा है। ऐसे यूपी को 9 में बांटा गया, इनमें 15 में से 9 कहाँ आते हैं? यूपी में आते हैं। ये भी क्वेश्चन बड़ा यूपी के लिए पूछा जाता है, एग्रोक्लाइमेटिक जोन कितने होते हैं उत्तर प्रदेश में? पूरे भारत में तो 15 है। वहां पर ये जो डायमोनियम फॉस्फेट है ये सरकार द्वारा दी जाएगी अब, ठीक है। तो ये योजना है। ब्लू इकोनॉमी के लिए देखो नाम याद रखना है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य पालन के लिए। और ब्लू इकोनॉमी को देखो लिखा है ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति। ये हम जानते हैं ना, नीली क्रांति किससे है? मछली उत्पादन से संबंधित है। तो मत्स्य संपदा योजना, उसमें सरकार बड़े प्रयास करेगी, ठीक है। एक्वा पार्क सेट किए जाएंगे, एक्वा पार्क जहां पर मछलियों पे रिसर्च होगे, ठीक है, नई नई ब्रीड्स बनाई जाएंगी ना, 5 नए एक्वा पार्क सेट किए जाएंगे। तो ये हो गया। और तो इसमें कोई योजना नहीं है किसानों के लिए लोग नाम देखो इस साल के बजट में असली चीज क्या है, बस हमें क्या क्या याद रखना था, योजनाओं के नाम याद रखने। और मुश्किल से मुझे लगता है 4 से 5 टारगेट वाली योजनाएं हैं जिनमें हमें डेटा याद रखना है। जैसे 1 करोड़ लखपति दीदी, 1 करोड़ सोलर रूफटॉप जो लगा के 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, ठीक है। 9 से 14 साल की गर्ल्स जो हैं उनको टीकाकरण फ्री है ना। ऐसे वाले डेटा बस याद रखने हैं। इसलिए बहुत हल्का बजट है ये, क्योंकि इस साल 2 बार बजट पढ़ना है ना, इसलिए हल्का है। अभी जुलाई में जब पूरा बजट आएगा तब भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इस साल टैक्स में कोई कमी नहीं, क्योंकि देखो अंतरिम बजट में मैंने बताया कि इलेक्शन कमीशन का वो है कि आप ज्यादा बदलाव ना करो कुछ भी, तो टैक्स में कोई बदलाव नहीं की। जो टैक्स के रेट पुराने चल रहे थे पिछले साल से वही चल रहा है, और टैक्स के ये रेट हैं आयकर में, ठीक है। वो पुरानी योजना जो चलती थी ये नई वाली, ये न्यू टैक्स रिजीम घोषित कर दी गई थी ना 2 साल पहले, उसमें उसके हिसाब से 0 से 3 साल लाख तक जो कमा रहा है उस पर कोई आयकर नहीं है। ये अभी भी स्लैब पूछी जाती है, पुरानी वाली आप ना याद रखो, कोई काम की नहीं। वो तो बस उनके लिए है जो टैक्स पे कर रहे हैं, उनके पास ऑप्शन है ना 2025 तक आप ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम दोनों में किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हो, चूज कर सकते हो, ठीक है। और 25 के बाद यही अप्लाई होगी, तो हमें यही याद रखनी है, यही पूछी जाती है। 0 से 3 तक नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं। 3 से 6 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20%, 15 लाख से ऊपर जाओगे आप आयकर में तो 30% टैक्स होगा। 7 लाख, ये याद रखना है, क्वेश्चन बहुत पूछा गया। 7 लाख तक की, जैसे यहां तक आप आ जाओगे 7 लाख तक, जो आपकी आय है वो रिबेट में, उसमें आपको छूट मिल सकती है। सरकार की और भी घोषणाएं होती ना, इनकम टैक्स एक्ट में बहुत से छूट बताई गई है। सेक्शन 80 है जिसमें 80C 80D 80G में आप छूट लगा सकते हो। जैसे आपके पास मान लो 5 लाख आपकी आय है, तो आपने क्या किया, किराए पे रह रहे हो तो किराए की वो रसीदें लगा दी आपने कि हम किराया भी दे रहे हैं, तो छूट मिल गई। आपने इंश्योरेंस करवा लिया, वो रसीदें लगवा दी तो वो छूट मिल गई। तो 7 लाख तक की आय जो है उस पर आपको रिबेट मिल सकता है, छूट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये डेटा याद रखना है। तो टैक्स स्लैब कौन कौन सी है, और 7 लाख तक की आय पे जो छूट मिलेगी वो है। एक, हालांकि ये इंडस्ट्री कंपनियों के लिए काम की चीज है, अपने लिए काम की चीज नहीं है, कि सरकार ने कुछ पुराना टैक्स बढ़ाया था। पुराना, ये तो पता है सरकार जो टैक्स वाली चीजें हैं वो पुराने बैकवर्ड तरीके से लगा सकती है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हैं। टैक्स सरकार ऐसे भी लगा सकती है कि 2010 से सब लोग इतना टैक्स देंगे, भले 10 साल पहले वाला है लेकिन पुराना देना पड़ेगा, मतलब बैक टाइम में जाके बढ़ा सकती है सरकार, और फिर वहां से काउंट करेगी दो हमें पैसा तुम लोग, ठीक है। तो ऐसे बढ़ाए जा सकते हैं। तो पुराना टैक्स था तो सरकार ने इसमें छूट दे दी गई है कि अप टू 25,000 परटेनिंग अप टू FY फाइनेंशियल ईयर 2010 वाला जो साल चल रहा था, वहां पर हम उसने क्या किया कि जो डायरेक्ट कर है उसमें 25,000 तक की छूट दे दी गई। बस ये चीज याद रखना है। और तो हमारा कोई है नहीं इसमें। कारपोरेशन टैक्स की वैल्यू दी गई है 22% हम ले रहे हैं, सरकार ले रही, मतलब निगम कर उद्योगों पे जो लगाया जा रहा है ये। तो ये हमारी
बजट की योजना है। ये लास्ट में मुझे लगता है ये वही स्लाइड है जिसमें कुछ काम की चीजें सरकार ने, वही जो हम लोग पढ़ चुके हो कि जैसे सरकार ने, हाँ ये डेटा एक काम का है कि सरकार ने डेटा दिया कि हमने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को, 10 साल में 2013-14 से 23-24 तक 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला। ठीक है, ये सरकार का डेटा है। अभी लोग रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसा है नहीं है। ठीक है, और ये हम देख ही चुके, 1 करोड़ लखपति दीदी बनानी है वो है, और 11.8 करोड़ लोगों को सरकार कहती है कि हमने क्या दिया है, किसान पीएम किसान योजना का लाभ दिया है। ठीक है, और ये मुद्रा लोन है जो दिया, कितना दिया गया है, डायरेक्ट ट्रांसफर पीएम जनधन जो इन वजहों से जो लोगों के खातों में दिया गया है, चाहे गैस सब्सिडी हो, ये सब है, कितना दिया गया है। स्वनिधि योजना में 78 लाख लोगों को, जो रेडी वाले लोग हैं, उनको क्या दिया गया है, लोन दिया गया है। और पीएम आवास योजना में जो घर दिए गए हैं उसमें 70% घर किसको दिए गए हैं, महिलाओं को दिए गए। तो सरकार ने अपने कुछ डेटा दिए। तो देखो, बजट की घोषणाएं और बजट समझना जो है, बाद वाला जो योजनाएं होती है वो बड़ा आसान होता है। उसमें हमें बस क्या करनी होती है, मेन योजनाओं के नाम लिख लेने हैं। ठीक है, कौन सी योजना है, और किसी योजना पे अगर कोई बढ़िया टारगेट सेट किया सरकार ने, लक्ष्य सेट किया है, तो वो करना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, बजट कंप्लीट हुआ, अंतरिम बजट है। आप विमर्श के चैनल को, यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।